वेलकम गाइस। आज के क्लास में आपका स्वागत है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई तो परफेक्ट डेफिनेशन होती नहीं है, बट हम इसको थ्योरी के थ्रू डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक लाइन में क्या हो सकता है, किसे कह सकते हैं हम लोग चार्ज को, तो चार्ज किसी भी बॉडी में यदि है, जनरली हर एक बॉडी में चार्ज होता है। जैसे ये मार्कर है, इसमें नंबर ऑफ प्लस चार्ज एंड माइनस चार्जेस दोनों इक्वल है, इसलिए न्यूट्रल है। बट अगर किसी भी बॉडी में एक्सेस ऑफ चार्जेस हो जाए, किसी भी तरीके से प्लस हो ज़्यादा या माइनस ज़्यादा हो जाए, तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज आ जाती है, एक रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी आ जाती है। किस चीज़ को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टोटली क्या होता है, ये आप 1-2 महीने में समझ जाओगे कि ये होता क्या है, वो इसका एक पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं बेसिक्स अपार्ट कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं। तो इस लाइन को हम लोग या कह सकते हैं इस पूरे ट्री के थ्रू हम लोग बेसिक जानकारी तो ले ही सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रिक्शनल चार्ज, स्टैटिक्स, अम्बर वूल, ये जो कहानी लिखी ये है क्या, तो इसको हम समझते हैं थोड़े से टाइम में। थेल्स एंड गिलबर्ट, ये एक साइंटिस्ट हुआ करते थे दो लोग। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि अम्बर और वूल को लिया, इन दोनों को, एक सब्सटेंस होता है अम्बर, येलो और ब्राउन कलर का होता है जिसको हम ज्वेलर्स में यूज करते हैं। इन दोनों को अगर आपस में रब करते हैं, इन्होंने करके जब पहली बार देखा था, तो रब करने के बाद अंबर के अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई। वो प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करने लगा, ये स्मॉल पेपर्स, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं पेपर्स के, उनको क्या करता था, अट्रैक्ट करता था अपनी ओर। जनरली ऐसे नहीं अट्रैक्ट करता है, बट जब जब ये वूल के साथ रब किया जाता था तब तब ये क्या करता था, उसको अट्रैक्ट करता था। इन्होंने थेल्स ने देखा, फिर गिलबर्ट ने इस बात को देखा कि क्या वास्तव में सिर्फ अंबर ही करता है वूल के साथ या कुछ और होते हैं। तो उन्हें 1-2 और एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास रॉड को लिया, सिल्क के साथ किया, इबोनाइट कैट स्किन के साथ किया। ये तीनों एक ही जैसे प्रॉपर्टीज शो करते थे। रब करने के बाद अंबर हो या ग्लास रॉड हो या इबोनाइट हो, ये हर एक पेपर ऑफ पीसेस को क्या करते थे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करने लगते थे। ये कहानी थी कि एक प्रोसेस किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। होता क्यों है ये आगे हम लोग थोड़ा सीखेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस को जिसके थ्रू अंबर हो गया या ग्लास रॉड हो गया, इबोनाइट हो गया, पेपर ऑफ पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन। और इस इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी आ रही थी, उस पे चार्जेस आ जा रहे थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल चार्ज, बिकॉज ड्यू टू रबिंग ये आया था। अब इसको स्टैटिक चार्ज भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी होते हैं, चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, वो इस बॉडी में रेस्ट पर होते हैं। ये यहाँ से अगर ट्रांसफर होता है तो यहीं पे जाके क्या हो जाता है, रेस्ट होता है, मूव नहीं करता है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज। और ये इसी वजह से इस चैप्टर का नाम ही पड़ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो भी हम इसमें स्टडी करने वाले, चार्जेस हमेशा किस पर रहेंगे, स्टैटिक स्टेट में रहेंगे, मीन्स रेस्ट पे रहेंगे, मूव नहीं करने वाले। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे प्लस प्लस हो गया तो रिपेल करेगा, या माइनस माइनस का पेयर हो गया तो भी रिपेल करेगा। बट अगर प्लस माइनस का पेयर है तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये सबसे पहले किसने कहा था और कैसे कहा होगा, तो ये सबसे पहले जानकारी हमें दी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने कुछ नहीं किया था, बस इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। जैसे अंबर को एक बार हम उल के साथ अगर रब करते हैं और एक अंबर का पीस हम लोग रख लेते हैं, फिर दूसरी बार एक और पार्ट लेते हैं अंबर का, सिमिलरली पार्ट लेकर हम उल के साथ फिर रब करके इसी फर्स्ट अंबर के पास अगर रखते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते थे, रिपेल करते थे। अगर ये रिपेल कर रहे हैं, इट मीन्स कि अंबर पहली बार में उल के साथ रब होने पर अगर कोई पार्टिकुलर चार्ज लेता है, सपोज ये लेता है माइनस, तो दूसरी बार भी क्या लिया होगा, माइनस। और अगर माइनस माइनस है मतलब सिमिलर चार्ज आएगा और सिमिलर एक दूसरे को रिपेल करते हुए दिख रहे थे एक्सपेरिमेंटली, तो इन्होंने क्या कह दिया कि सिमिलर चार्जेस अगर हैं, लाइक चार्जेस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। सिमिलरली अनलाइक चार्जेस भी इन्होंने चेक किया, एक बार अंबर को लिया वूल के साथ और एक बार सपोज इबोनाइट को लिया या ग्लास रॉड को ले लेते हैं, हम किसी एक पेयर को ले ले। इन दोनों को जब करते थे, इबोनाइट या ग्लास रॉड को करते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते थे, अट्रैक्ट करते थे। और इबोनाइट को अगर हम करते हैं तो क्या करते थे, रिपेल। इसका मतलब ये दोनों सेम चार्जेस रखते होंगे, और अगर ये जैसा रखता होगा उसका ये क्या रखता होगा, अपोजिट। जनरली हमें ये बात तो याद करनी पड़ेगी। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये कैसे याद रहेगा कि प्लस किस पर हो जाता है, किस पे माइनस, तो इसको तो याद ही करना पड़ेगा मैम।
ग्लास रॉड जनरली प्लस रखता है और इबोनाइट क्या रखता है माइनस, तो इबोनाइट पे माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस रिपल एंड प्लस माइनस क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। क्यों प्लस आता है क्यों माइनस आता है, इसके डिटेल के लिए आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छे से पढ़नी होगी। केमिस्ट्री में आपको थोड़ी सी बातें बताई जाएंगी कि ऐसा क्या होता है कि इस पे प्लस आता है इस पे माइनस आता है। ठीक है, आगे लास्ट चीज इसमें ये इस पर माइनस क्यों है इस पर प्लस क्यों है, रब करने के बाद ऐसा क्यों हो जाता है, इसको मॉडर्न टाइम में जो समझाया जाता है उसको समझाने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने किसकी हेल्प ली, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल हम फिजिक्स में भी पढ़ने वाले, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में बहुत आगे पढ़ने वाले हैं। तो एटॉमिक मॉडल के थ्रू क्या बताया गया कि कोई भी सब्सटेंस अगर है तो उसके पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ रैंडमली ऑर्बिट्स होते हैं और इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअस रिवॉल्व करते रहते हैं। अब देखें, जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि एक बॉडी चार्ज हो जाती है या दूसरी भी चार्ज हो जाती है, एक पे प्लस आता है एक पे माइनस आता है। तो वजह ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनको एनर्जी बाहर से मिलती है कहीं से भी किसी भी थ्रू, जैसे हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, वो हीट वाली एनर्जी बॉडी में, जैसे अंबर और वूल की बात कर ले हम लोग, तो अंबर और वूल को जब हम रब करते हैं तो हीट जो जनरेट होता है वो किसी एक बॉडी को ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, या यूं कह सकते हैं कि वूल की अलग प्रॉपर्टी होती है अंबर की अलग प्रॉपर्टी होती है। हो सकता है अंबर के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाइडर हो, आउटर तक फैले हों और वूल के क्या हो कम में हो। तो अगर हमने इन दोनों को देखा कि सपोज बराबर हीट दिया जा रहा है, हीट को हम लोग 11th में पढ़े थे क्यू से, हीट क्यू, इन दोनों को अगर दिया तो अगर अंबर की एक प्रॉपर्टी आई कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वूल में ये खास बात थी कि वो बहुत ही माइनस एनर्जी लेकर अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ऊपर भेज सकता है, और अगर ऊपर ऑर्बिट है तो वो उसमें रहेगा, अगर ऑर्बिट नहीं है एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल चुकी है तो यहाँ से क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा। स्केप कर गया अगर, तो इस प्रोसेस को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चला जाता है, और बाहर जाएगा कहाँ, जिसके साथ कांटेक्ट में था उसमें चला जाएगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, अंबर में। दैट्स वाई अंबर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब ग्लास रॉड और सिल्क की बात करें तो ग्लास रॉड पहले कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, आयोनाइज कर देता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं किस पे, सिल्क पे, तो सिल्क में निगेटिव हो जाता है और इस पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और एटॉमिक मॉडल के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो प्रोटॉन तो नहीं जाने वाला, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो एक्सेस किसकी दिखने लगेगी, प्लस की। तो ग्लास रॉड पॉजिटिव जाता है और सिल्क क्या हो जाता है, नेगेटिव जाता है। ये कहानी थी मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कह सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज या किसी भी चीज़ को यूनिट की जरूरत पड़ती है। हमने क्लास 11th में 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, उनकी जरूरत क्यों पड़ती थी ये भी हमने पढ़ा था। यूनिट्स ऑफ चार्ज इज कूलम, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री कह सकते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है, उसका एक सेकेंडरी नाम रख सकते हैं हम लोग एलिमेंट्री चार्ज। वो पॉसिबल चार्ज हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। आपके एटॉमिक थ्योरी में पढ़ेंगे, अपने फिजिक्स में भी है कि उसमें सबसे छोटा पार्ट जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ना फिजिकली नहीं केमिकली, वो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये सबसे छोटे लोग होते हैं, एलिमेंट्री पार्ट्स होती है, और इस पे जो चार्ज होता है उसे हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, और दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्लस अगर है तो हम इसको पॉजिटिव प्रोटॉन के लिए यूज कर सकते हैं, और माइनस है तो उसको इलेक्ट्रॉन के लिए। कोई जरूरी नहीं था कि प्लस क्यों था प्रोटॉन के लिए और माइनस क्यों है इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसा क्वेश्चन बने, ये कन्वेंस ले लिए। अब शुरू से इन्होंने इसको प्लस कहा होता और इसको माइनस कहा होता तो आज हमारा क्वेश्चन होता कि इलेक्ट्रॉन पे क्यों प्लस है और प्रोटॉन पे क्यों माइनस है। तो वो कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन वो नहीं है कि नहीं इसके लिए हम कोई क्वेश्चन जनरेट करें। ठीक, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो हम हर एक चीज़ को सिंबल देते हैं, एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, दोनों में से कोई भी, जनरली में स्मॉल क्यू यूज करते हैं, बट अगर दो चार्जेस की बात हो रही होती तो हम दोनों को अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों अलग अलग हैं, सेम बोला जा सकता है, वैसे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट कर सकता है।
स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू चार्जेस जो है वो प्रोडक्ट होती है किसका, करंट और टाइम का। आई होता है हमारा करंट और टी क्या होता है, टाइम। जनरली हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। तो इसकी एक डेफिनेशन हो जाती है करंट की, कि करंट क्या होता है, तो करंट होता है फ्लो रेट ऑफ चार्ज, या चार्ज फ्लो रेट इज नोन एज करंट, और इसकी वैल्यू होती है क्यू बाई टी। अगर इसकी यूनिट बात की जाए तो क्यू से कुलॉम हो जाएगा, टी से टाइम, तो कुलॉम पर सेकेंड को हम लोग किसकी यूनिट बता सकते हैं, करंट की बता सकते हैं। बट ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। करंट की यूनिट आप लोग बेसिकली जानते होंगे, क्लास 10th में ही पढ़ोगे, एम्पियर। ठीक है, अभी ये हो गई बेसिक सी जानकारी चार्जेस के लिए। अब बात करते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसमें पहली प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन या एटॉमिसिटी कहते हैं हम लोग इसको। इससे रिलेटेड क्लास 10th में क्वेश्चंस आते थे छोटे छोटे इस फॉर्मूले पे, Q इक्वल टू एन ई पे। पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज को ही एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, वो E के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। तो ये चीज़ देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि किसी भी बॉडी पे यदि चार्जेस एक्सेस होती हैं या वहाँ से लैक होती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती है किसी दूसरी बॉडी पर, तो वो या तो E होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या एंड सो ऑन एन ही होंगे। जहाँ एन क्या होगा हमारा, इंटीजर होगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको पूरे टोटली फॉर्मेट में एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू पॉसिबली एन ई, वेयर एन इज दिस वन। अब ये क्या बताता है, ये बताता है हमको कि हमारे पास सपोज दो बॉडी है ए और बी, हमने इनको आपस में रब किया। ठीक, रब करने के बाद क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकता है कि ऐसा कुछ कर दे कि वहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या होना पड़े, माइग्रेट होना पड़े, आयोनाइज्ड होना पड़े। तो सपोज ए से बी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला है यहाँ पे और आधा इलेक्ट्रॉन यहीं पे बैठा है, नेवर। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाले हैं, या तो पूरा का पूरा कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, ऐसे आते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या आ जाती है, एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव एडिशन से बना है। जैसे एडिटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सपोज जैसे एक एक्सटेंडेड बॉडी, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, बहुत ही एक्सटेंड ऑब्जेक्ट लाइक बोर्ड। बोर्ड पे हमने यहाँ पे कुछ चार्जेस रख दिए, कुछ यहाँ रख दिए, कुछ यहाँ रख दिए, कुछ यहाँ रख दिए, और ये कहीं भाग नहीं सकते। सपोज ये इंसुलेटर है, यहाँ के लिए चार्जेस यहीं पे रह जाते हैं, यहाँ के यहीं रह जाते हैं, क्योंकि ये पाथ क्या है, इंसुलेटेड है, मूव करने के लिए कैपेबल नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी। सपोज तो एक्सटेंडेड बॉडी पर यदि चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर लोकेट हैं, तो ओवर एक्सटेंडेड बॉडी लोकेटेड टोटल चार्ज is algebraic sum of all possible charges located at different points। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे +4 कूलॉम है, या +6 कूलॉम है, या -2 कूलॉम है, तो इनके अलजेब्रिक सम के लिए हम क्या करेंगे, सम करना है। ये बात हमें ध्यान देना है, सम ही करना है, बट अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मीन्स होता है प्लस माइनस साइन को क्या करना है, कंसीडर करना है। तो +4 कूलॉम, +6 कूलॉम और -2 कूलॉम को अगर हम ऐड करते हैं तो प्लस तो हो जाएंगे ऐड 10, और ये -2 क्या हो जाएगा, माइनस, तो बचेगा 8। साइन किसका लगेगा, तो जो मेजॉरिटी पार्ट थे प्लस वाले उनकी साइन के अकॉर्डिंग आएगा। तो क्या जाएगा आंसर हमारा, +8 कूलॉम। एक चीज़ और हम आपको बता दें, चार्जेस कूलॉम में अगर बात की जाए तो बहुत अमाउंट ऑफ चार्जेस हो जाएगा, इसलिए हमें जब भी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें ये तो माइक्रो कूलॉम मिलने वाला है। माइक्रो आप लोग पता होगा, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। अगर 1 कूलॉम की बात करें हम, तो 1 कूलॉम में कितने माइक्रो कूलॉम, तो 10⁻⁻6 कूलॉम। ये चार्जेस पॉसिबली हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंटली देखे जाते हैं, बट अगर कूलॉम की बात की जाए तो कूलॉम बहुत बड़ा चार्ज होता है। ये हम लोग सीखेंगे कैसे आता है, देखेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी इनवेरिएंट नेचर। इनवेरिएंट नेचर में क्या पढ़ना है हमें, देखें एक चीज़, हम अगर एक छोटी से हैमर को, एक हैमर लें, और इस हैमर को यदि हम किसी चीज़ पर पीटें, सपोज हैंड पर ही रखते हैं, धीरे से रख दे, तो हमें फील नहीं होता कि बहुत हैवी है लगता है। अगर उसको थोड़ा सा ऊपर से गिरा तो वो जो वेट था, उसका मास था, वो हमें क्या फील होगा, ज़्यादा फील होगा, और ऊपर से गिरा तो और ज़्यादा। तो एक तरह से एक चीज़ फील होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाए, तो हमने पढ़ा है पी मोमेंटम,
तो उसका इम्पल्सिव मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लगता है कि बहुत भारी हो चुका है। वही हैमर जो यहाँ से रखा जाता था धीरे से, बहुत ही हैवी लगता नहीं था, अभी इतना ऊपर से गिराया जाए तो वही सेम हैमर हमें बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। वजह, तो उसके लिए हमें एक चीज़ बताया जाता है, ये रिलेटिविटी की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं थोड़ा सा बहुत, कि मासेस वेरी करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली। m is equals to m naught over root 1 minus v square over c square, where m naught is rest mass, means ये जैसे है तो रुका है तो इसका मास क्या हो जाएगा m naught। अगर इसको हम v वेलोसिटी से भगा दे, चला दे, तो उसका मास कितना हो जाएगा m। अब ये v पॉसिबली हमारे लिए c के कंपेरिजन में, c 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसके कंपेरिजन में ये बहुत ही कम होता है। तो बहुत ही कम मतलब दिस ओवर वैल्यू इज वेरी स्मॉल, और बहुत ही अगर ये छोटा हो गया तो 1 माइनस छोटी वैल्यू 1 के बराबर, तो ये हो गया खत्म। तो m इक्वल टू एम नॉट ही आता है। तो जनरली हमें मास में चेंजेस फील नहीं होते हैं, बट अगर ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा इसके पास, और ये तब किया जा सकता है, आप लोग साइक्लोट्रॉन में पढ़ने वाले हैं, उसमें हम मासेस को अगर छोटा कर दे, बहुत ही इलेक्ट्रॉन को अगर बहुत छोटे पार्टिकल को मूव कराना चाहे एक फोर्स से, तो बहुत तेज जा सकता है। अगर वो बहुत तेज जाएगा तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होने वाली, तो कुछ वैल्यू 1 में से माइनस होगी तो टोटल वैल्यू हो जाएगी कम। अगर नीचे वाली कम होगी तो ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम मास को क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली बढ़ा सकते हैं, लेकिन मतलब मास क्या हो गया, वेरिएंट हो गया, मास कैन बी वेरी, बट चार्जेस ऐसा नेचर नहीं रखते हैं। अगर इस मार्कर पर 2 कूलॉम चार्ज है तो इसको यहाँ पे रखे रहें तो 2 कूलॉम, अगर ये भागने लगे, चलने लगे, किसी बस पे रख दें इसको तो ये चलने लगता है साथ में बस के, तो इसकी चार्जेस बढ़ने या घटने वाली नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनवेरिएंट नेचर। जितना चार्ज रेस्ट पर था उतना ही चार्ज क्या रहेगा, इस पर मोशन में रहेगा। क्लियर। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन हम लोग बहुत बार पढ़ा है, एनर्जी कंजर्वेशन क्लास 11th में पढ़ा था, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा था। तो कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं किसी भी बॉडी पर वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो बॉडी अकेला हो, आइसोलेटेड हो। आइसोलेट मीन्स अकेला, किसी से कोई वो कांटेक्ट ना हो, किसी से कोई मतलब ना हो, वो अकेला अगर है तो उस पर जो चार्जेस होंगे 1 घंटे पहले वही 1 घंटे बाद भी होंगे। जैसे हमारे पास ये पूरा सिस्टम है, हमने एक सिस्टम पैक कर लिया है, इस सिस्टम के अंदर हमने 2 छोटे छोटे बॉडी रख दी। इस पर चार्ज की बात करें तो 0 भी दिख रहा है, इस पर भी क्या दिख रहा है, 0। इसके अंदर होंगे चार्जेस बट हमें उससे मतलब नहीं, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो बराबर हो गए, इसलिए न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर इसलिए न्यूट्रल। ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल दिख रहा है। बट कभी ऐसा कुछ हो जाए, कुछ भी ऐसा केस हो जाए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भाग कर चला गया है बी पर, वजह क्या होगी वो हम लोग नहीं जानना चाहते हैं, बस ये जानते हैं कि सपोज कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर होता है तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा और एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोटॉन हो जाएगा डोमिनेटिंग और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमिनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया तो प्लस दिखने लगेगा और यहाँ क्या दिखने लगेगा, माइनस। तो हम तो बोलेंगे कि ये चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, बट ओवरऑल अभी भी ये सिस्टम क्या है, प्लस माइनस से कैंसिल होकर न्यूट्रल है। तो क्या कहीं चार्ज जनरेट हुआ, नहीं हुआ। तो हम एक चीज़ और बोल सकते हैं इस कंजर्वेटिव में कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये चीज़ हम कह सकते हैं। ओके, आज का लास्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं। उसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। खैर, चार्जिंग करने के 4 प्रोसेस हम लोग बेसिकली जानते हैं, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड फील्ड। इनको हम बारी डिटेल में पढ़ेंगे। इंडक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडक्शन के थ्रू क्या होता है, ये एक प्रोसेस है बॉडी को सिर्फ क्या करने के लिए, चार्ज करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें सपोज करें कि निगेटिव चाहिए, कोई बॉडी चाहिए जो निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें एक बॉडी चाहिए जो पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज हो। जो करना है, जो हमारा टारगेट है उसके जस्ट अपोजिट चाहिए, याद रखें इस बात को। अगर हमारा टारगेट है कि निगेटिव बॉडी चार्ज हो जाए, जैसे ये बोर्ड है, इसको टच करने पे करंट नहीं लगता है, शॉक नहीं लगता है, हम चाहते हैं कि निगेटिव चार्ज हो जाए, तो हमें एक पहले से एक बॉडी लानी होगी जो कैसा चार्ज हो, पॉजिटिवली हो। ठीक, पॉजिटिवली चार्ज ए, और जिसको करना है निगेटिव वो हो गया हमारा बी। इसमें इक्वल ऑफ प्लस और इक्वल ऑफ माइनस है, मान लेते हैं। ये दोनों सेपरेट है। अब इसको हम धीरे से क्या लाते हैं, इसके पास टच नहीं कराना। इंडक्शन मीन्स विदाउट टचिंग होता है,
टच नहीं कराना, बस इसके क्लोज ले आते हैं। जैसे क्लोज ले आएंगे हम इस प्लस से ए के, इसके मूवेबल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खैर इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, प्रोटॉन कभी नहीं मूव करता बिकॉज वो न्यूक्लियस में होता है और टाइटली बाउंड होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर थे पहले वो प्लस से अट्रैक्ट हो जाएंगे, बी में ही रहेंगे बट टुवर्ड्स ए क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनकी गैदरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखने लगेगा और यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लैक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेस ऑफ पॉजिटिव बोल सकते हैं। यहाँ पे प्लस नहीं भागे। ओके, अब क्या करते हैं, जिस एंड पर प्लस है या जहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गए उस एंड को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। अर्थिंग जिसे कहते हैं, बेसिकली एक वायर लेके टच करा कर इसको हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं। जैसे ही ग्राउंडिंग हम करते हैं, और हमें फिर से मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ मूव करते हैं, तो यहाँ के प्लस तो आने वाले नहीं है या कहीं भागने वाले नहीं। ग्राउंड के पास बहुत एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन तुरंत आते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं जितने यहाँ प्लस होते हैं। यहाँ आने के बाद हर एक इलेक्ट्रॉन प्लस के साथ क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ का पूरा प्लस क्या हो गया, गैप कहाँ चला गया, माइनस ग्राउंड से आया है, प्लस नहीं गए, याद रखिए इस बात को। अब इस प्लस को हम इसी के पास रखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं अभी, बस अर्थिंग जैसे कुछ देर तक रखते हैं ताकि ये सारे इलेक्ट्रॉन आके प्लस को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, डिफ्यूज कर दे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से पहले किसको हटाया जाए। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि अगर हम पहले इस बॉडी को हटा दे तो क्या होगा, या ग्राउंड को हटा दे तो क्या होगा। तो जनरली हमें अगर वो टारगेट अचीव करना है तो हम ग्राउंड को हटाते हैं। जैसे ग्राउंड को हटाएंगे हम, माइनस अभी भी इसी ए की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ग्राउंड हट चुका है, और जैसे ही ग्राउंड हटा देंगे उसके बाद ए को भी क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। ए जैसे हट जाएगा, जो इधर अट्रैक्ट रहते थे प्लस की वजह से, वो सब क्या हो जाएंगे, अब रिपेल करने लगेंगे एक ही दूसरे, क्योंकि अब तो कोई वजह नहीं है ना, यहाँ पे प्लस तो था जिसकी वजह से ये लोग अट्रैक्ट, अब वो है नहीं, तो ये सारे माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट, और हमारा बॉडी क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, बी। यही हमारा टारगेट था। अब क्वेश्चन ये कि यदि हम पहले इस बॉडी को हटा देते तो क्या होता। तो इसको अगर हम हटाते तो ये माइनस जो इसकी वजह से इधर थे, अब वो दूर दूर भागना चाहेंगे, और जैसे जैसे दूर दूर भागना चाहेंगे उनको एक वे मिलेगा, रास्ता मिलेगा, ये मेटेलिक पाथ, उससे होकर कहाँ चले जाएंगे, वो ग्राउंड में। बॉडी क्या हो जाएगा, अगेन न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए पहले इस ग्राउंडिंग को हटाई जाती है, बॉडी को नहीं हटाते। ये था हमारा बेसिक छोटा सा इंडक्शन, की इंडक्शन से हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इसमें ए को बी के साथ टच नहीं कराया गया है। कंडक्शन में हम चार्ज को बॉडी को टच कराते हैं। अगर ये प्लस है, ये कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसको टच कराओगे तो इसमें प्लस ट्रांसफर हो जाएगा। फ्रिक्शन में रबिंग करने से, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। और फील्ड एक चीज़ पढ़ाई जाएगी कि यदि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा प्लस है और यहाँ पे बहुत सारा माइनस है, और बीच में एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रख दे जिसमें प्लस और माइनस दोनों है, तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और प्लस तो भागते नहीं, प्लस मूव नहीं करते, बार बार याद दिला रहा हूँ, ये माइनस इसको रिपेल करेगा और ये प्लस भी माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस तुरंत यहाँ चला आता है, बॉडी के बाहर नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा, बस इस तरफ आ जाएगा। और जैसे इस तरफ माइनस आ जाएगा, हम इसको अर्थिंग कर देंगे और सारे माइनस चले जाएंगे नीचे, तो इसमें बचेगा कौन सा, प्लस, फिर से चार्ज हो गया। तो ये था फील्ड व्यू। फील्ड वाली तरीके ये हो गया। फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया, कंडक्शन से टच कराते हैं डायरेक्ट, और इंडक्शन में ये सारी प्रोसेस। थैंक यू।